अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं केंजा बशीर और मैं हूं जवाद बाके। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले अहम खबर से अपडेट करें। आपको बताएं कि शाहीनों ने आखिरकार T20 में भी प्रोटीन्स को झपट लिया है। शाहीनों ने उम्दा बैटिंग करते हुए प्रोटीन्स को शिकस्त से दो चार कर दिया। 3 विकेट से पाकिस्तान ने मैच अपने नाम कर लिया। T20 सीरीज भी पाकिस्तान के नाम हो गई। वनडे सीरीज में पहले साउथ अफ्रीका को मेजबान टीम को शिकस्त दी, उसके बाद अब T20 के मैदान जब सजे तो चौको छक्कों की बरसात भी हुई। 4 मैचेस में पाकिस्तान ने यह सीरीज अपने नाम कर ली। आपको बताएं कि उम्दा बैटिंग की पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने और पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भी उम्दा बॉलिंग की, जिसका शानदार मुजाहिरा आपने ये आखिरी मैच में भी देख लिया, जिसमें 144 रन्स बनाए प्रोटीन्स ने। 145 रन्स के हदफ में पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए शानदार, फखर जमान ने 50 भी की। और इसके अलावा इसी T20 सीरीज में बाबर आजम ने रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। जबकि आखिरी 2 मैचेस में आपको बताएं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने शानदार पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। बाबर आजम एक मर्तबा से पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज ही नहीं बल्कि दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। रवायती हरीफ भारत के कप्तान विराट कोहली को नीचे ले आए, जबकि बाबर आजम ने अपनी शानदार बैटिंग से पहले नंबर पर बराजमान हो गए। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने T20 सीरीज अपने नाम कर ली। जबकि दूसरी जानिब फखर जमान ने उम्दा बैटिंग करते हुए ग्राउंड के चारों जानब चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 50 रन स्कोर किए। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कप्तान अपने फील्डिंग में एक बार फिर तब्दीली ले आए। वजीर खजाना की जिम्मेदारी शौकत तरीन के स्पुर्द हमाद अजहर को वजीर तवानाई बना दिया गया। उमर अयूब विफाक वजीर बराए इक्तिसादी अमूर बन गए। शिबली फराज वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी और फवाज चौधरी वजीर इत्तलात और नशरियात बन गए। और अब खबर यह है कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, हुकूमत मिली तो मुल्क पर तारीख का सबसे बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ था। हमने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए वापस किए। सखर में कामयाब नौजवान प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को एहसास प्रोग्राम में शामिल करने का ऐलान किया और कहा, अंदरूनी सिंध के लोग बहुत पीछे रह गए हैं। जरूरी है कि नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करें, वो अपना कारोबार करें। जो भी अपना सेटअप बनाएगा, हमारी हुकूमत कोशिश करेगी कि उन्हें सूद के बगैर कर्जे दिए जाएं। सिंध के लिए 445 अरब का पैकेज इधर उधर से पैसे खींचकर तैयार किया। आज मैं सिंध आया हूँ, इंटीरियर सिंध। कराची तो काफ़ी जाना होता है, लेकिन ज़्यादा मुझे मौका नहीं मिला जब से मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ इंटीरियर सिंध आने का। मैं इंटीरियर सिंध क्यों ज़्यादा आना चाहता था, बदकिस्मती से नहीं आ सका, क्योंकि सिंध जो अंदरूनी सिंध है वो पाकिस्तान का सबसे गरीब तरीन इलाका है। जब सियासत शुरू की आज से तकरीबन 25 साल पहले, तो जब भी मैं सारे पाकिस्तान के दौरे लगाता था तो कई इलाके मुझे सबसे पीछे लगे बाकी इलाकों से। बलूचिस्तान में बड़ी मैंने गुर्बत देखी। जो पहले कबायली इलाका था, जो अब मर्ज कर गया है पख्तूनख्वा के साथ, उधर बहुत गुर्बत, बड़े मुश्किल हालात में लोग रहते थे। और फिर अंदरूनी सिंध देखा मैंने, बहुत ही गरीब तरीन पाकिस्तान का इलाका, और लोगों की जो हालात मैंने देखे, बड़े मुश्किल हालात में मैंने लोगों को जीते देखा। बुनियादी ज़रूरियात नहीं, हुकूक नहीं, पुलिस का जुल्म, इंतकामी कार्रवाई, ताकतवर कमज़ोर के ऊपर हर किस्म का जुल्म कर सकता था। और जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की, वो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं थी। और ये मैं अब से नहीं, मैं जब भी सिंध आया हूँ और जब मैं इसके ऊपर तकरीरें भी की, जलसे भी किए, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि यहाँ के जो अंदरूनी सिंध के लोग बहुत पीछे रह गए। मोहनजोदारो को देखो, 5000 साल पहला वो शहर बना था, और आज अक्सरियत सिंध के गांव देखो,
तो वो बजाय आगे जाने के इलाका पीछे जा रहा है। और मैंने ये भी सोचा कि इलेक्शन कैंपेन जब हुई 2018 में, तो मैं पूरी तरह इलेक्शन कैंपेन करूं इंटीरियर सिंध में, लेकिन क्योंकि हमारा इतना बड़े माफिया के साथ मुकाबला था उधर पंजाब में, इसलिए आगे बढ़े और आपको बताएं कि विभाग के वजीर असद उमर ने सखर हैदराबाद मोटरवे की नवीद सुना दी। कहते हैं 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। सखर में तकरीब से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा, सिंध कुदरती वसाइल से माला माल है। चंद माह पहले सिंध के दारुल हुकूमत के लिए तारीखी पैकेज दिया गया। पाकिस्तान में सिर्फ एक लीडर है जो कौमी सोच रखने वाला लीडर है, जो पूरे पाकिस्तान का लीडर है, किसी पाकिस्तान के खित्ते का नहीं लीडर, और वो लीडर इमरान खान है। इसलिए वो जो जिम्मेदारी वफाक की जो नहीं भी बनती, वो भी वजीर आजम की हिदायत है कि आपने सिंध के आवाम के लिए पूरी करनी है। 446 अरब रुपए का ये पैकेज है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो यहीं से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला, और जल्द शुरू होगा। वो सखर हैदराबाद मोटरवे है। मोटरवे जो है, जो पूरे पाकिस्तान में बन चुकी है, लेकिन अभी तक ये सिंध का टुकड़ा जो है मुकम्मल नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते CDWP के अंदर इसकी मंजूरी हो जाएगी। फिर हमारा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो बोर्ड है, उसके अंदर भी इंशाअल्लाह अगले ही हफ्ते इसकी मंजूरी। आपको मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं ताकि अंदाजा हो कि किस तेजी से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुराद सईद यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन जिस जज्बे के साथ हमारे कम्युनिकेशन के मिनिस्टर जो हैं मुराद सईद खुद जाती तौर पे इस पैकेज को फॉलो कर रहे हैं, उनका भी मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं सबके सामने। दूसरा, इसके बाद जो बड़े प्रोजेक्ट मंसूबे होने वाले हैं, आप सबको पता है कि कितनी लोड शेडिंग होती है सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर, और उस लोड शेडिंग की एक से ज्यादा वजह है, लेकिन एक वजह यह है कि हमने बिजली का तरसील का निजाम जो उसके अंदर सरमायाकारी करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की हुई। यहां ट्रांसफार्मर्स की कमी है। तो दूसरी जानिब तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि पहली बार नहीं कि वजीर आजम सिंध के लिए पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। ऐसा ही ऐलान उन्होंने कराची के लिए भी किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि वजीर आजम के लिए ऐलान खान का नाम तजवीज़ करता हूँ। 3.25 साल बाद भी कहते हैं कि हुकूमत के पास वसाइल नहीं है। मुर्तजा वहाब ने तनकीदी नश्तर बरसा दिए हुकूमत पर। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं ये पहली बार नहीं कि वजीर आजम सिंध के लिए पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। ऐसा ही ऐलान उन्होंने कराची के लिए भी किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि वजीर आजम के लिए ऐलान खान का नाम तजवीज करता हूं। उधर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद कहती हैं जब तक कप्तान की तब्दीली नहीं होगी बेहतरी नहीं आएगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं मांगे तांगे के लोग फेल हो गए, 5 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, ये है कारकर्दगी। उन्होंने कहा अब कराची और सिंध की अवाम आपके झांसे में नहीं आएगी। डिस्के में इलेक्शन कमीशन का अमला इकवा करने के बाद तजुर्बे के बाद अब कराची में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके इलेक्शन चोरी का प्लान है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की हुकूमत को वार्निंग। कहते हैं कि रायविन में हुकूमत का ड्रामा नाकाम हो गया। ये शरीफ फैमिली का घर गिराना चाहते हैं। हमारे घरों तक पहुंचेंगे तो रद्द अमल एहतजाज नहीं होगा। एक तरफ हम डिप्लोमेटिक सतह पे कमजोर हो गए हैं, इकोनॉमी तबाह हो गई है, इंटरनल सिक्योरिटी पाश पाश हो चुकी है, और हुकूमत की प्रायोरिटी क्या है कि वो अपने मुखालफीन के खिलाफ झूठे मुकदमे, उनकी जाती रहाइश गाहों को कब्जा करने और मिसमार करने के एजेंडे पे गामजन है। मैं समझता हूं कि इन हालात में अगर इमरान खान की ये तरजीह है कि जब 22 करोड़ अवाम महंगाई के हाथों पिस रहे हैं, हुकूमत के पास कोई वसीला नजर नहीं आता कि वो महंगाई पे काबू पा सके। पाकिस्तान दाखिली सलामती की उस मुकाम पे है कि आप कभी सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं, कभी इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं, कभी आप जमातों को कालादम करार देने पे मजबूर हैं। एक तरफ इंटरनल सिक्योरिटी के ये इंपेरेटिव हैं जिनसे निपटने के लिए कौमी यकजहती की जरूरत है,
قومی اتحاد کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف آپ کی ترجیح یہ ہے کہ ذاتیات کو اس سطح پہ لے جاؤ کہ یہ دشمنیاں، سیاسی نفرتیں ناقابل تلافی ہو جائیں اور ان پر پل بنانا ناممکن ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مطالبہ کیا جائے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کا نفسیاتی معائنہ کرایا جائے۔ یہ شخص آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ مشیر برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں نون لیگ شہر میں کنٹینرز دیکھ کر پریشان نہ ہو، اسماری کنٹینرز کے ذریعے نہیں بلڈوزرز کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جاتی عمرہ میں سرکاری زمین کا انتقال منسوخ کر دیا گیا۔ شریف خاندان کے ملازمہ کی ڈیوٹی لگی ہے کہ احتساب کرنے والوں پر تنقید کی جائے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ چور محلے سے نیلی بتی والی گاڑی گزرنے پر بھی پریشان ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ کنٹینرز دیکھ کر ڈر گئے۔ انہوں نے کل 2 پریس کانفرنسز کی، ایک تو خیر وہ صبح کل پریس کانفرنس کی موزہ مانک جس کو آپ جاتی عمرہ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پہ ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ایکشن کے اوپر، اور اس کو ایسے بنا کے پیش کیا جیسے کوئی شریف خاندان جن کا نام شریف ہے، یہ شریف بھی 2 ہوتے ہیں، آپ خود جانتے ہیں اس چیز کو، تو یہ نام ہے، اس پہ آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو شریف خاندان کی جو پلیشل رہائش گاہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی حکومت پنجاب کارروائی کرنے جا رہی ہے، تو میں اس کے اوپر کچھ آپ سے کلیئرٹی کر دیتا ہوں، اور پھر جو رات کو ایک سنسنی پھیلائی گئی اس کی بھی آپ کے سامنے تمام چیزیں کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک آپ لوگ جانتے ہیں، میں یہاں بارہا آپ لوگوں سے چیف منسٹر صاحب پچھلے 2-3 ماہ سے جو پنجاب حکومت پروونشل سرکاری زمین کی ریٹریول کی ایک مہم پوری پنجاب میں چل رہی ہے، جس کا باقاعدہ اب تو ہم اخباروں میں اشتہار بھی دیتے ہیں، بینرز بھی لگے ہوئے ہیں، اینٹی کرپشن کی رپورٹ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پورٹل کے اوپر ایک اسپیشل اس کے اندر کر دیا ہے، جہاں پہ شہری قبضے کے اوپر غیر قانونی قبضہ 2 طرح کا ہوتا ہے، کہ کسی کی ذاتی جائیداد پہ ہے، زمینوں کے اوپر ہے، اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ انٹرنلی گورنمنٹ کے اندر ایک پورا پروسیس چل رہا ہے، کیونکہ یہاں سے 30 سال سے تو پنجاب میں آپ کو پتہ ہے ایک نظام قائم تھا، وہ نظام سکہ ختم ہوا ہے، تو اس کے بعد جا کے یہ چیزیں اب کھلنی شروع ہوئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں لاہور کے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی یہ جب چیزیں پڑتال ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ 1960s میں 66-67 میں لاہور کے جو ریکارڈ آف رائٹس ہے اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موزہ مانک جہاں پہ یہ جاتی عمرہ ہے، جاتی عمرہ تو آپ کو پتہ ہے نا، شاہی خاندان نے خود ہی اپنے انڈیا والے گاؤں کا نام یہاں پہ اس کو تفویض کیا، اصل نام تو اس جگہ کا مانک۔ تو دوسری جانب رہنما نون لیگ کا جوابی وار عطا تارڑ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو انجام تک پہنچائیں گے، ضلالت آپ کا مقدر ہے، براڈ شیٹ میں آپ نے کمیشن کھایا ہے اور آپ برطانیہ کی عدالتوں میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، آپ کو اسپین میں اہلیہ کی طرف سے وراثت میں جائیداد ملی، ہم کاغذ لہرائیں گے نہیں، ہتھ کڑی لگے گی، سیدھے جیل جاؤ گے، 27 اپریل تک ہمارے پاس حکم امتناعی ہے، اگر کوئی غیر قانونی حرکت کی گئی تو ہم استغاثہ تیار کر رہے ہیں۔ ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں عمران خان وزارت عظمیٰ کے لیے فٹ نہیں، پاکستان معاشی تباہی کے دہانے پر ہے، احتساب کا ڈرامہ ہے، بے نقاب ہو چکا، مجرمانہ ذہنیت کے تحت شریف فیملی کے گھر کو گرانا چاہتے ہیں، یہ انتقام ہے، کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا، اگر ایسے انتقام لینا ہے تو زمان پارک کی زمین بھی چیک کر لیں۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ 60 سال پیچھے جائیں اور جا کے جو ہے پھر کہیں کہ جی اس فائل میں سے ایک کاغذ جو ہے وہ مل نہیں رہا، تو لہٰذا جناب یہ جو ہے وہ الاٹمنٹ جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے۔ یہ ڈیو پروسیس آف لا آپ کو چلے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ درست بھی کہہ رہے ہوں تو پھر بھی آپ نوٹس جاری کیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ایس ایم پی آر کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کمشنر لاہور کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر لاہور کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری چیف سیکرٹری پنجاب کے اوپر ہے۔ آپ
इस गैर कानूनी अमल और इस अंधे इंतकाम, ये अंधा और घटिया इंतकाम जो है, ये इसकी बुनियाद के ऊपर जो एहतसाब का ड्रामा था वो अब फ्लॉप हुआ चाहता है। वो अब बिल्कुल जो है वो ड्रामा जो है वो अब फ्रॉड साबित हो रहा है। अब उसे रिप्लेस करने के लिए जो है ये एक और अमल जो है वो FIA के जरिए से, एंटी करप्शन के जरिए से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिए से जो है वो चलाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। कल को कोई ऑफिसर ये कहे कि जी मैं तो मजबूर था, मेरे ऊपर तो बड़ा प्रेशर था, इसलिए मैंने कर दिया। ताबीर से तामीर तक। वेलकम बैक। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के कायद ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक को माह रमजान के बाद तेज करने पर इत्तफाक कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें मुल्क के मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने पीडीएम की तहरीक को तेज करने और ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ ने रमजानुल मुबारक के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक को तेज करने पर तफसीली मुशावरत की। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि वाइट कॉलर क्राइम्स के मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानून के मुताबिक तमाम वसाइल प्रोकार लाए जाएंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल के ज़ेरे सदारत एक आला सतह का इजलास नैब हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद हुआ, जिसमें नैब की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी नैब, DG ऑपरेशंस नैब और नैब के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कुछ घंटों के लिए पाबंदी के बाद बहाल हो गया। दौरान पाबंदी ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप बंद हो गए। पाबंदी का इतलाक 11 बजे से 3 बजे तक रहा। पाबंदी का फैसला वजारत दाखिला की हिदायत पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को कंट्रोल रखने के लिए किया गया। अब आपको बताएं कि वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का सोशल मीडिया सर्विसेज की मौतली पर बयान। कहा, माजरत ख्वाहों 3 घंटे के लिए सोशल मीडिया को बंद रखा गया। उनका कहना था कि जुमे को पुरसुकून गुजरा। पुलिस, रेंजर्स और इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ। आइंदा से सोशल मीडिया बंद नहीं करेंगे। इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों को शिकस्त हुई। मजहबी जमात को कल अदन करार दे दिया है। अकाउंट्स भी बंद करेंगे। इनके शनाख्ती कार्ड रिकॉर्ड पर लाएंगे और पासपोर्ट मनसूख करेंगे। और वज़ीर दाखिला माजरत ख़्वाह हूँ कि हमने 3 घंटे के लिए सोशल मीडिया को बंद किया और ये व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम इनको बंद किया क्योंकि इनकी कॉल ऐसी थी कि शायद ये जुमे के बाद निकलें। आगे से ऐसा नहीं करेंगे और सारा जुमा पुरसुकून गुजरा है। सारा पाकिस्तान खैरियत से, इन्होंने किसी जगह कोई बाहर दिन नहीं निकले। और मैं पाकिस्तान की पुलिस को जिस तरह उन्होंने जाने दिए हैं और पाकिस्तान की रेंजर्स को मुबारकबाद देता हूँ, लोकल पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ, कराची की इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ। आज अल्लाह के फजलो करम से ये दहशतगर्द और इश्ताल अंगेज़ी फैलाने वाले और सोशल मीडिया के सारे मुल्क में बेचैनी और मुल्क में इंतशार फैलाने वाले लोगों को शिकस्त हो गई है। इंशाअल्लाह आगे से आप कोशिश करेंगे कि ये सोशल मीडिया की भी तकलीफ़ ना हो और पाकिस्तान आगे बढ़े और मुल्क को पीछे ले जाने वाले, इंतशार फैलाने वाले, एम्बुलेंसें रोकने वाले और मुल्क में ऑक्सीजन के ट्रक रोकने वाले और मुल्क के आम लोगों के ज़राए नकलो अमल में मुदाखलत करने वाले, उनको शिकस्त हुई है और इंशाअल्लाह ताला उनको हमने कालअदम करार दे दिया। उनके खिलाफ डेसोल्यूशन में भी जाएंगे, इनके बैंक अकाउंट बंद करेंगे, इनके पासपोर्ट बंद करेंगे, इनके ID कार्ड जो हैं वो रिकॉर्ड में लाएंगे और किसी कीमत पर भी मुल्क में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं। TLP को कल अदन जमातों और तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। नेक्टर ने कल अदन जमातों की फहरिस्त में TLP को 79वें नंबर में शामिल किया है। कल अदन तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत के बाद TLP को फंड्स देने पर पाबंदी होगी। खैरात, इमदाद, दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुतरादिफ होगी। TLP के असासों के तयन के लिए चीफ सेक्रेटरीज को खतूत भिजवा दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मजहबी जमात के एहतजाज में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस फोर्सेस के जवानों को खिराज तहसीन पेश। इमरान खान ने कहा है कि हमारी कौम इन
हीरोज की मकरूज है, हुकूमत शोहदा के अहलखाना की मुकम्मल जिम्मेदारी लेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में कहा कि हमारी पुलिस फोर्स ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने और मुल्क में इंतशार फैलाने की मुनज़्ज़म कोशिश को रोका। इस दौरान 4 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 600 से ज़ायद जख्मी हुए। हमारी कौम इन पुलिस हीरोज की मकरूज है, हुकूमत शोहदा के अहलखाना की मुकम्मल जिम्मेदारी लेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि किसी जत्थे को रियासत को शरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने CMH और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल रावलपिंडी का दौरा किया। उन्होंने मुजाहिरों में शदीद तशद्दुद से जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों और रेंजर्स के जवानों की अयादत की। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश देते हुए कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमन व अमान के हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम किया। अब आपको बताएंगे विभाग के वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस अफराद के शनाख्त का काम जारी है। अब तक दर्जनों लोग शनाख्त कर लिए गए हैं। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, नात्रा सिटी लाहौर और दीगर इदारों पर मुश्तमिल खसूसी सेल कायम कर दिया गया है। सेल पुलिस पुरतशद्दुद में मुलव्वस लोगों की वीडियोज के जरिए निशानदही कर रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि इनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज हो रहा है। जिला इंतजामिया तमाम तकारीर को भी मॉनिटर करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि CPEC पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए अहम मंसूबा है। पाक चीन दोस्ती के मजहर इस मंसूबे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की CPEC की दिली हमायत हासिल है। जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने मुलाकात की। CPEC मंसूबों समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। चौधरी सरवर ने आसिम सलीम बाजवा के मुल्की मुआशी तरक्की और CPEC में किरदार को सराहा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि लाहौर में पुख्ता सड़कों के 6 मंसूबे 19 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हो गए। 4 मॉडल कब्रिस्तान बनाने की असूली मंजूरी भी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना स्टैंडिंग कमेटी ब्राय फाइनेंस ने अहम फैसले कर लिए। लाहौर में पुख्ता सड़कों के 6 मंसूबे 19 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हो गए। शहर खामोशा अथॉरिटी के तहत लाहौर में 4 मॉडल कब्रिस्तान बनाने की असूली मंजूरी दे दी गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला जारी है। काबिज फौज ने मजीद 7 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान भारतीय इक़दाम की मजम्मत करता है। आलमी बरादरी कश्मीर में मज़ालिम का नोटिस ले हफ्तावार ब्रीफिंग करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में फौजी मुहासरे के 600 से ज़ायद रोज़ हो गए हैं। आलमी बरादरी भारत को मजबूर करे कि इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को बेहतर बनाए। तर्जुमान का कहना था कि जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक है तो दोनों ममालिक के दरमियान राबिते जंगों में भी रहते हैं। पाकिस्तान कभी भारत से मुज़ाकरात से नहीं हिचकिचाता। जम्मू और कश्मीर समेत तमाम अमूर पर बातचीत के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि नेप्रा और ओखरा के नाक़िस इक़दामात की वजह से असल सारिफिन पर अखराजात का बोझ बढ़ जाता है। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ का झुकाव अमीर और ताकतवर की तरफ नजर आता है। पाकिस्तान में अदम मसावत की वजूहात पर बनाई गई अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टेट बैंक मालियाती शोबे में क्रेडिट सहूलियात पर मुतालिक बढ़ती इजारादारी पर काबू पाने में बेबस दिखाई देता है। SECP स्टॉक मार्केट पर लोगों का इत्मीनान बढ़ाने में नाकाम दिखाई देता है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसाबकती कमीशन मुनसिफाना कीमतें यकीनी बनाने में गैर फौल दिखाई देता है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए मजीद खबरें शामिल करते हैं। अब आपको बताएं कि नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ने कराची के 2 तिब्बी मराकज़ को कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी। NCOC की जानिब से इंदस अस्पताल और टिब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट को कोरोना वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी गई, जिसके बाद अब दोनों सेंटर लोगों को वैक्सीन लगाने के अहल होंगे। NCOC के तहत कराची में निजी सतह पर वैक्सीन लगवाने वाले सेंटर्स की तादाद 6 हो गई। SOPs पर धज्जियां बखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। वायरस 24 घंटों में 110 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बात 15,982 हो गई। मजीद 5,364 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,45,182 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,51,000 सेहतयाब जबकि 78,425 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 110 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,251, सिंध में 4,541,
खैबर पख्तूनख्वा में 2796, बलोचिस्तान में 222, गिलगित बल्तिस्तान में 109, जबकि आज़ाद कश्मीर में 423 अमवात हो चुकी हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने हफ्ता में 2 दिन तालीमी इदारे खोलने की तजवीज़ की हिमायत करते हुए कहा है कि NCOC के अगले इजलास में इसमें खुद पेश करूंगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर से आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के सदर की क़यादत में निजी तालीमी इदारों के वक्त ने मुलाकात की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि स्कूलों की मुसलसल बंदिश से होने वाले मसाइल और तालीमी नुकसानात का एहसास है। इस नताइज को फौरी तौर पर सामने रखेंगे और तजवीज़ भी रखूंगा। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 30 लाख हो गई। मरीजों की तादाद 13 करोड़ 97 लाख हो गई। 11 करोड़ 88 लाख सेहतयाब हो चुके हैं। मूसी कोरोना वायरस के बाद जारी हैं। अमेरिका में 5,89,000, ब्राज़ील में 3,66,000, भारत में 1,74,336, मैक्सिको में 2,11,213, रूस में 1,04,400, फ्रांस में 1 लाख, बरतानिया में 1,27,200 और सऊदी अरब में 6,791 अमवात हो चुकी हैं। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने अपने हमायती अरकान असम्बली को किसी भी किस्म का बयान देने से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन के दरमियान मुलाकात कराने के लिए वफाकी काबीना और पार्टी के अहम रहनुमा मुतहर्रिक हो गए, जिसके बाद ये पैगाम जारी किया गया कि जहांगीर तरीन ग्रुप के 19 अरकान पंजाब और 6 अरकान कौमी असम्बली की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा गया था, जिसमें उनको जहांगीर तरीन की खिदमात गिनवाते हुए अरकान से मुलाकात के लिए वक्त देने का मुतालबा किया गया था। गुज़श्ता रोज़ भी लाला मूसा से मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असम्बली ने जहांगीर तरीन के साथ खड़े होने का ऐलान किया था। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी सदर जोसेफ बाइडेन की जानिब से अफगानिस्तान से फौजों के इनखला के ऐलान को सराहा है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िम ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अहम मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान से 21 सितंबर तक अमरीकी अफवाज के इनखला से मुतालिक सदर जो बाइडेन के ऐलान को सराहा और कहा, खुशहाल, मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान ही पाकिस्तान और खित्ते के बेहतरीन मफाद में है। उम्मीद है मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी ताउन का फ़रोग़ मिलेगा। अमरीकी नाज़िम अल अमूर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना कोशिशों को सराहा, जबकि अफगान अमन अमल में भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के मुश्तरका मकसद के लिए अमरीका भरपूर ताउन जारी रखेगा। उधर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। खुद साख्ता महंगाई करने वाले जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। फिरदौस आशिक अवान ने अपने एक बयान में कहा कि अवामी वसाइल और हकूक पर डाका डालने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करेंगे। सहूलत बाजारों में अवाम को सस्ती अशिया खुरनोश फराहम के लिए कोशिश हैं। PTI हुकूमत की तरजीहात का महवर और मरकज आम आदमी है। PTP पार्लियामेंट हमला केस के ATC इस्लामाबाद में समाअत। जहांगीर तरीन, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। सरकारी वकील की अदम पेशी पर ATC इस्लामाबाद ने बगैर कार्रवाई के समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर परवेज खटक और अब्दुल अलीम की जानिब से बरियत की दरखास्तों पर दलाइल का हुक्म दिया गया। अब आपको बताएं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मौजूदा अफराद ने कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। देखते हैं मुजम्मिल रजा की इस रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस की जानब से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाजी रैली का इनकाद किया गया। यहाँ पे मौजूद लोगों ने कश्मीर के साथ भरपूर इज़हारी यकजहती की और कहा कि जो जुल्म कश्मीर में हो रहा है, इससे बड़ा जुल्म इस सदी में कहीं नजर नहीं आता। मैं समझता हूँ कि जो महाजरीन हैं यहाँ पे कश्मीरी हैं, जिनको यहाँ पे मसले मसाइल की ज़रूरत है, यहाँ पे भी उनके साथ हेल्प करनी चाहिए, हर फॉर्म पे खड़ा होना चाहिए
اور مقبوضہ کشمیر کے لیے تو پاکستانی بھائی ہو گئے, آزاد کشمیر کے ہو گئے, ساری ہماری ہو, ہم کھڑے ہیں. اگر آج آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, اگر آج کشمیر کو انصاف نہیں دیں گے, جہاں پہ بچے بوڑھے بڑی بے دردی سے ذبح کیے جا رہے ہیں, ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, 2 سال ہونے کو آئے ہیں, کرفیو لگا ہوا ہے. میں آج اس پلیٹ فارم سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں ہندوستان کے 1947 کے اندر بھی تمہارا وہ اقدام کشمیریوں کے سیٹ کو چینج کر پایا تھا, اور نہ ہی تمہارا آج یہ اقدام جو 5 اگست کو اس نے اٹھایا ہے کشمیریوں کے سیٹ کو چینج کر پائے گا. جموں کشمیر کے اندر ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے. مودی حکومت نے یہ کہہ کہ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ کووڈ ہے. جمعہ ان کو نہیں پڑھنے دیا جا رہا, سحری کے ٹائم پہ وہ نہیں اکٹھے ہو سکتے کسی بھی جگہ پہ, وہ کوئی بھی اپنا جو اسلامی ہمارے چیزیں ہوتی ہیں ان کو نہیں وہ پورا کر سکتے. یونائٹڈ نیشن نے آج تک مسلمانوں کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کیا. آپ فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیں, کشمیر کا مسئلہ دیکھ لیں, چیچنیا کا مسئلہ دیکھ لیں, بوسنیا کا مسئلہ دیکھ لیں, جہاں پر بھی مسائل ہیں, ٹھیک ہے, مسلمانوں کا آج تک یونائٹڈ نیشن نے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے ہم سب کو اپنی قربانی پیش کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ العالمین وہ دن دور نہیں ہے جب جموں کشمیر آزاد ہوگا. یہاں پہ موجود لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کی تبدیلی کو بند کیا جائے. کیمرہ مین مبشر علی کے ساتھ مزمل رضا, ٹی وی ٹوڈے, اسلام آباد. ملک بھر میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.54% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ادارہ شماریات کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں کیلے, ٹماٹر, آلو, آٹا, گوشت, گھی مہنگا ہو گیا. حالیہ ہفتے میں کیلا 16 روپے 22 پیسے فی درجن مہنگا ہوا. ٹماٹر 7 روپے 16 پیسے, آلو 3 روپے 17 پیسے فی کلو مہنگے ہوئے. 20 کلو آٹے کا تھیلا 26 روپے 9 پیسے مہنگا ہوا. ادارہ شماریات کے مطابق 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 988 روپے 36 پیسے فی ہو گئی. ایک ہفتے میں بیف 4 روپے 62 پیسے, مٹن 6 روپے 72 پیسے فی کلو مہنگا ہوا. بیف کی فی کلو قیمت 494 پیسے 32 پیسے, مٹن 1030 روپے 55 پیسے فی کلو کا ہو گیا. رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں برائلر مرغی کی قیمت بھی 1 روپے 20 پیسے فی کلو بڑھی. کوکنگ آئل 5 روپے 95 پیسے مہنگا ہوا. گھی کا 2.5 کلو کا ڈبہ 1 روپے 77 پیسے مہنگا ہوا. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 11 اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں کمی ہوئی. حالیہ ہفتے میں لہسن 7 روپے 35 پیسے فی کلو سستا ہوا. دال چنا 3 روپے 92 پیسے, دال مسور 2 روپے 70 پیسے سستی ہوئی. دال ماش 4 روپے 22 پیسے فی کلو سستی ہوئی. ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 16 روپے 59 پیسے سستا ہوا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے, کیونکہ خبر سب سے پہلے.